साल 1973 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार पर एक फैसला सुनाया था। तब इसे निजी अधिकारों और कानून की जीत बताया गया था। इस केस को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है। 49 बरस बाद उसी सुप्रीम कोर्ट से एक दस्तावेज लीक होता है। इस दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों के विचार दर्ज हैं। ये एक ड्राफ्ट रूलिंग है जो लीक होकर अमेरिकी मीडिया संस्थान पॉलिटिको के पास पहुंची। पॉलिटिको ने पूरी रूलिंग छाप दी। इसके मुताबिक 9 जजों की बेंच में 5 जस्टिस रो बनाम वेड केस में दिए गए अधिकार को पलटने पर सहमत हैं। जब से रिपोर्ट छपी है, पूरे अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। लोग सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर यह मसला जोर पकड़ रहा है। बात इतनी बढ़ी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा। उन्होंने ड्राफ्ट रूलिंग की निंदा की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स लीक से परेशान हैं। उन्होंने इसे विश्वासघात बताया है। रॉबर्ट्स ने जांच के आदेश भी दिए हैं। रो वर्सेस वेड केस की पूरी कहानी क्या है? जिन्हें सीक्रेट रहना था, वे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट से कैसे लीक हुए? लीक हुए कागजात में क्या है? इसको लेकर पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट क्यों हो रही है और आगे क्या होने वाला है? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब अपने शो की तरफ चलते हैं, जहां हम अमेरिका में गर्भपात पर मचे हंगामे की चर्चा करेंगे। पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। साल 1947 सितंबर का महीना, अमेरिका के लुसियाना में एक बच्ची पैदा हुई। नाम नोर्मा मैकार्वी। उसकी परवरिश टेक्सास में हुई। जिम्मा अकेले मां उठा रही थी। हालांकि मां अक्सर शराब के नशे में धुत रहती। इसके चलते नोर्मा का बचपन बेहद तनाव में गुजरा। वो दूसरे बच्चों से झगड़ा करती, हमेशा किसी मुश्किल में फंस जाती। हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि कुछ समय के लिए उसको रिफॉर्म स्कूल में भी रखना पड़ा। जल्दी ही नोर्मा की शादी हो गई। 16 की उम्र में वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही उसका तलाक हो चुका था। उसने अपने पहले बच्चे की कस्टडी अपनी मां को सौंप दी। 20 की उम्र में उसको दूसरा बच्चा हुआ। इस बार उसने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया। इसके 2 बरस बाद वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। उसे इस बार बच्चा नहीं चाहिए था। नोर्मा अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन टेक्सास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्य में अबॉर्शन की इजाजत उसी स्थिति में मिलती थी जिसमें मां की जान को खतरा हो। नोर्मा के केस में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो अदालत गई। उसे लगा था कि केस का फैसला जल्दी ही आएगा, लेकिन उसमें देर लगी। जब तक कोर्ट का फैसला आता, तब तक उसकी तीसरी संतान पैदा हो चुकी थी। नोर्मा ने उसे भी एडॉप्शन के लिए दे दिया। हालांकि केस तब भी चल रहा था। जून 1970 में निचली अदालत का फैसला आया। 3 जजों की बेंच ने टेक्सास के गर्भपात विरोधी कानून को असंवैधानिक बता दिया। टेक्सास सरकार ने इसके खिलाफ अपील की। उस समय नोर्मा मैकार्वी का असली नाम छिपा लिया गया था। उन्हें एक सांकेतिक पहचान दी गई थी। उन्हें जेन रो का टेम्पररी नाम मिला, जबकि हेनरी वेड उस दौर में टेक्सास के डलास काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हुआ करते थे। इसी वजह से केस को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना गया। खैर, केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दिसंबर 1971 में सुनवाई शुरू हुई। जनवरी 1973 में फैसला आया। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से जेन रो के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि गर्भवती महिला एक तय समय तक गर्भपात करा सकती है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर सवाल आया, ये तय समय कितना होगा? इसमें कहा गया जब भ्रूण गर्भ से बाहर सरवाइव करने में सक्षम हो जाए। 1973 में फैसले के समय ये अवधि गर्भधारण से 28 हफ्ते की थी। फिलहाल इस अवधि को 22 से 24 हफ्ते के बीच रखा गया है। इंसानों में औसत प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की होती है। रो वर्सेस वेड केस में आए फैसले के तहत अमेरिका में प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में बांटा गया।
पहली तिमाही में गर्भपात की पूरी आज़ादी मिली। अगर प्रेगनेंसी दूसरी तिमाही में पहुंची तो कुछ हेल्थ रेगुलेशंस के साथ गर्भपात की इजाजत थी। तीसरी तिमाही में अपवाद को छोड़कर गर्भपात की कतई इजाजत नहीं थी। इस फैसले में बहुत सारे पेच फंसे रह गए थे। मसलन राज्यों पर लगाम नहीं लगाया था, उनके पास गर्भपात विरोधी कानून बनाने का अधिकार रहने दिया गया था, फिर भी इसने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया था। इसलिए इस फैसले को ऐतिहासिक माना गया। 1992 के साल में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले में थोड़ा संशोधन किया। उन्होंने 3 तिमाही वाले सिस्टम को हटाकर भ्रूण के सर्वाइवल वाला नियम लागू किया, यानी प्रेगनेंसी के शुरुआती 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराया जा सकता था। अब यहां तक पहुंच गए तो एक कहानी भी आपको सुना देते हैं, बड़ी रोचक है। आपको नोर्मा मैकार्वी या जेन रो याद है, जिसकी वजह से अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार मिला था। 1980 के दशक में उन्होंने राइट टू चूज के समर्थन में कैंपेन चलाया। 1989 में उनके ऊपर फिल्म भी बनी। फिर आया साल 1995 का। नोर्मा की दोस्ती फिलिप बेनहम से हुई। फिलिप ऑपरेशन रेस्क्यू नाम की एक संस्था चलाते थे। ये संस्था अबॉर्शन के खिलाफ कैंपेन करती थी। नोर्मा उनके साथ मिलकर अबॉर्शन के अधिकार का विरोध करने लगी। अपने अंतिम समय में उन्होंने कबूला कि ऐसा करने के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। 18 फरवरी 2017 को नोर्मा मैकार्वी की मौत हो गई। आपने रो वर्सेस वेड की कहानी सुनी। 49 बरस बाद यह फैसला अचानक से चर्चा में क्यों आया? इस एपिसोड की बुनियाद साल 2018 में रख दी गई थी। मिसिसिपी स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में थी। रिपब्लिकन्स को रूढ़िवादी माना जाता है। 2018 में मिसिसिपी ने प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते बाद अबॉर्शन को बैन कर दिया। ये 1973 और 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। जैक्सन विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसिसिपी का आखिरी अबॉर्शन क्लिनिक है। इसमें 16 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के केस में अबॉर्शन होता था। क्लिनिक स्टेट के फैसले के खिलाफ अदालत गया। नवंबर 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टेट लॉ को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि स्टेट का लॉ महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। मिसिसिपी सरकार यहीं नहीं रुकी। मार्च 2019 में गवर्नर फिल ब्रायंट ने हार्ट बीट लॉ पर साइन कर दिया। इसके तहत जब भ्रूण में कार्डियक एक्टिविटी दिखने लगे उसके बाद अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। आमतौर पर यह अवधि प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते बाद की होती है। यह कानून और भी सख्त था। इसको भी चुनौती दी गई। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाद में सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया। फिर 15 हफ्ते वाला केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस केस का फैसला अभी भी पेंडिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला इसी साल जून या जुलाई में आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ड्राफ्ट ओपिनियन लीक हो गया। 2 मई को पॉलिटिको ने 98 पन्नों की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छाप दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसले का शुरुआती ड्राफ्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच फरवरी में बांटा गया था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ड्राफ्ट ओपिनियन क्या होता है? दरअसल जब किसी केस की सुनवाई पूरी हो जाती है तब चीफ जस्टिस या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जस्टिस अपने मातहत को फैसले का ड्राफ्ट लिखने के लिए कहते हैं। इस बार ये काम जस्टिस सैमुअल अलीटो को दिया गया था। ड्राफ्ट में जजों के विचार दर्ज होते हैं। ये अंतिम फैसला तो नहीं होता, लेकिन इसे अंतिम फैसले का ब्लूप्रिंट माना जा सकता है। कई बार ड्राफ्ट ओपिनियन में बदलाव भी देखे गए हैं। इस बार बवाल क्यों मचा है, इस पर भी बात करते हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 9 में से 5 जजों ने रो वर्सेस वेड केस का फैसला बदलने की हिमायत की है। 3 ने विरोध दर्ज कराया है, जबकि चीफ जस्टिस का डिसीजन पता नहीं चल सका। ड्राफ्ट ओपिनियन में लिखी कई बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि 1973 के जजमेंट को असंवैधानिक करार दिया जाएगा। जैसे ड्राफ्ट ओपिनियन में लिखा है कि रो और सेसी केस के फैसले को पलटना जरूरी है। संविधान में कहीं भी गर्भपात को लेकर अधिकार नहीं दिए गए हैं। यह भी लिखा है कि रो शुरुआत से ही गलत थी, उसके तर्क बेतरतीब थे और उस फैसले से भारी नुकसान हुआ है। रो वर्सेस वेड केस से पहले कई राज्यों ने कानून में ढील दी थी, लेकिन उस फैसले ने पूरे प्रोसेस को खत्म कर दिया। इसने पूरे देश पर सख्ती लागू की। अगर चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ड्राफ्ट ओपिनियन से इतर गए, फिर भी फैसला 5-4 से रो वर्सेस वेड को खत्म कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर फैसला ड्राफ्ट ओपिनियन से अलग नहीं हुआ तो अमेरिका के कम से कम 22 राज्य अबॉर्शन के अधिकार को खत्म कर देंगे या सख्त पहरा लगा देंगे। इसका नुकसान क्या होगा? सख्ती या बैन लागू करने वाले अधिकतर राज्य अमेरिका के दक्षिण में हैं। यहाँ की आबादी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक गरीब है। यहाँ महिलाएं गर्भपात नहीं करा सकेंगी, उन्हें किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर गरीबी की समस्या सामने आएगी। बहुत सी महिलाओं को ना चाहते हुए भी बच्चा पालना होगा। अनुमान के अनुसार इस फैसले से वैध अबॉर्शन क्लिनिक्स की संख्या 14% तक घट जाएगी। ऐसे में महिलाएं गर्भपात के लिए अवैध या नुकसानदेह तरीके अपना सकती हैं। इससे उनकी जान को खतरा होगा।
जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट का ये ड्राफ्ट ओपिनियन कई मायनों में चिंताजनक है। आज से कुछ बरस पहले तक इस तरह के रूढ़िवादी फैसले की कल्पना मुश्किल थी, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में कंजर्वेटिव जस्टिसों की संख्या बढ़ी है। अगर अबॉर्शन विरोधी फैसला आया तो इससे कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में और भी रूढ़िवादी फैसले देखने को मिल सकते हैं। इससे फ्री और लिबरल वर्ल्ड की अवधारणा को बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से ड्राफ्ट लीक का मामला कितना गंभीर है, इस पर भी बात करते हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने से पहले लीक होने की घटना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी लोग फैसले का सटीक अनुमान लगाते रहे हैं। उन मामलों में शक की सुई क्लर्क या कार्यवाही से जुड़े अधिकारी पर गई। हालांकि कभी पूरा ड्राफ्ट ओपिनियन लीक नहीं हुआ था। कहा यह जा रहा है कि अभी वाली लीक में किसी लिबरल जस्टिस का हाथ हो सकता है। फिलहाल इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चीफ जस्टिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल सकेगा, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि ड्राफ्ट ओपिनियन 100% सही है। इस लीक के बाद अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ड्राफ्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला काफी रूढ़िवादी है। बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि अंत में बहुमत रो वर्सेस वेड केस के फैसले के साथ जाएगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई और शहरों में भी प्रदर्शनकारी ड्राफ्ट ओपिनियन का विरोध करने में जुट रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह प्रोटेस्ट और बढ़ेगा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 54% आबादी रो वर्सेस वेड केस के फैसले को बरकरार रहने के पक्ष में है, जबकि 28% आबादी इसके खिलाफ है। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।